वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग का जो है लेक्चर नंबर 3 है डीएससी सीरीज का। तो आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये है कि हम लोग कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें से जो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट टाइम, फैक्टोरियल टाइम, लॉगरिथमिक टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम, लीनियर टाइम, क्वाजी लीनियर टाइम, क्वाड्रेटिक टाइम। ये सब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ओके ना ओके सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। इसको जो नोटेशन कोई भी देखो हम लोग कोई भी जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। तो वर्स्ट केस का जो नोटेशन होता है वो होता है बिग ओ। इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोनाउंस क्या बोलते करते हैं, बिग ओ। बिग ओ। अब उसका जो ब्रैकेट में जो भी हम लोग लिखेगा वो हम लोग का कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, क्वाजी लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कांस्टेंट इसके लिए तो बिग ओ फन लिया जाता है। तो ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बोलते हैं एन एल्गोरिथम is said to have an constant time complexity when the running time when the running time is not dependent on input size। ठीक है, तो मतलब जैसे कि जो रनिंग टाइम हमारा जो है डिपेंड नहीं करता किस पे, इनपुट साइज पे। जो हमारा जो रनिंग टाइम जो है डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल एग्जांपल मान लो कि एक एरे दिया हुआ है। अब एरे में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जब एरे में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स से वो एलिमेंट को एक्सेस करते हैं एरे में, तब उसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम लोग कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करते हैं एक एरे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। सो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। नाउ अब इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ग्राफ जो होता है वो होता है, एक सेकंड वन सेकंड। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम लेते हैं वाई एक्सिस में, एग्जीक्यूशन टाइम। और यहाँ पे जो होता है एन, जो एन यहाँ पे क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट साइज। ठीक, तो इसका जो ग्राफ जो होता है, मैं हमेशा यहाँ पर टी लिखूंगा और यहाँ एन लिखूंगा। कोई भी अगर मैं फर्दर ग्राफ बनाऊंगा, आपको समझ जाना है कि मतलब टी का मतलब जो होता है एग्जीक्यूशन टाइम होता है, एन का मतलब जो होता है इनपुट साइज होता है। तो इसका जो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आता है। मतलब देखो एक कांस्टेंट है कि हम लोग का जो टाइम जो है वो एकदम कांस्टेंट जा रहा है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग इनपुट साइज जो है बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा वो है क्या, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारा क्या, ये। तो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है बिग ऑफ एन से, मतलब एन से। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम जो होता है, रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम एल्गोरिदम increases linearly with increase in input size। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है। मतलब इन द सेंस इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक हम लोग क्या लगा रहे हैं, लीनियर सर्च लगा रहे हैं एक इन एन एरे।
एक एरे में, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो एक एरे है, तो मुझे बताया था कि एक एलिमेंट को एक टारगेट एलिमेंट होता है, जो चीज हम लोग को सर्च करना होता है, जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना होता है, और एक जो होता है जो इसमें होता है कि हम लोग लीनियर सेल में हम लोग एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि वो जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, तो इसमें जैसे कि हम लोग मान लो 10 है, तो 10 बार वो 10 एलिमेंट को चेक करेगा लीनियर सेल में, अगर 11 है तो 11 एलिमेंट को, तो मतलब धीरे धीरे जो स्टेप्स के कारण धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो है हम लोग का जो क्या उसको बोलते हैं, धीरे धीरे जो एल्गोरिदम का जो टाइम है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा कि ओके, ओके, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया, तो यहाँ पर जो होता है टी होगा, यहाँ पर जो होगा वो होगा, क्या इसको कहते हैं, एन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट की टाइम कम लगे। मैंने कॉपी कर लिया। तो अब यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा ये है, तो इसका जो ग्राफ जो बनता है वो बनता है कुछ ऐसा। क्या होगा, अच्छा, ओके, जो इसका ग्राफ जो बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, मतलब देखो, जैसे जैसे हमारा जो ये जो क्या एन बढ़ रहा है, उससे हमारा टी भी, मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे थर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, विच इज थर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बिग ऑफ लॉग एन से, ठीक है। तो इसका लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या है? इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द इनपुट डेटा इन ईच स्टेप। तो मतलब ये रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ इनपुट डेटा इन ईच स्टेप। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बाइनरी सर्च, अब समझो, और जैसे कि बाइनरी सर्च जो है एक अनदर टाइप ऑफ, क्या कह सकते हैं हम लोग, ये है एक अनदर टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम, जिस जो सिर्फ अप्लाई हो सकते हैं सॉर्टेड एरे में, जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। अब मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना है, तो ये जो है पहली बात एक मिड वैल्यू ढूंढेगा, जितना टोटल नंबर का है उसको चेक करेगा। अगर उस एलिमेंट से, अगर वो जो टारगेट एलिमेंट से अगर वो बड़ा हुआ एलिमेंट, मतलब टारगेट एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट जो सिलेक्टेड एलिमेंट है उससे बड़ा हो, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज होगा तो किस साइड मूव करेगा, वो अरेंज मूव करेगा राइट हैंड साइड की तरफ, जो उसका सिलेक्टेड, जिसके कारण इसका जो पीछे का जो बाकी एलिमेंट है, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते एक टारगेट एलिमेंट है, ठीक है, तो मान लो कि कोई भी एलिमेंट है वो एक्स से यहाँ पर है, ठीक है ना, और बाकी सब एलिमेंट टी से जो है छोटा है, तो मान लो कि ये जो है मिड वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 ना, तो 7, तो फिर 1 2 3, और फिर उसके बाद तो ये वाला मिड नहीं होगा मेरा, ये मिड हो गया, तो ओके, ये ना मिड वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमारा मिड वैल्यू है। अब हम लोग को पता है कि ये सब जो वैल्यू है वो टी से क्या है, टी यहाँ पर बड़ा है, टी यहाँ पर बड़ा है, टी यहाँ पर बड़ा है, और टी यहाँ पर बड़ा है, लेकिन टी से ये छोटा है, और ये टी से छोटा है, ये टी से छोटा है, ठीक ना। तो अब मिड वैल्यू हो गया। ये जो यहाँ पर हम लोग सर्च किया, हम लोग को क्या पता है कि टी जो है इससे बड़ा है, लेकिन हम लोग का जो टारगेट एलिमेंट है वो ये है, ठीक ना, यहाँ पर जो हमारा टी है, ठीक, यहाँ पर हमारा जो है टी है, ठीक ना। अब हम लोग को पता है कि ये जो है छोटा है, तो ये इस इधर तो होगा नहीं क्योंकि सॉर्टेड है, क्योंकि सब वैल्यू जो टी से छोटा है, तो हम लोग को अब इसी तरफ मूव करना होगा। तो जो हम लोग को इतना जो एलिमेंट बार बार जो चेक कर रहे थे लीनियर सर्च में, वो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। जो सपोज कि हम लोग को वो नहीं करना होगा, जिसके कारण हमारा टाइम बच गया, तो इसलिए यहाँ पे जो हम एक इनपुट साइज वो मतलब एक डेटा को हम लोग एक्सेस किया, उसके कारण हमारा जो जितना भी जो रिड्यूस कर दिया टाइम, ठीक ना, तो यहाँ पे बस यही होता है। ये हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। बाइनरी सर्च में और अच्छे से पढ़ा होगा हम लोग का आगे वाले टॉपिक्स में, बस मैं यहाँ पर आइडिया दे दिया आपको, अगर नहीं समझ में आया तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस।
ओके, नाइस। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे जाके ऐसा होता है, मतलब एक लॉग को जैसा ग्राफ होता है वो ऐसे जाके वैसे ही होता है। तो मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गया तो बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, यहाँ पे ये जो हो गया ग्राफ हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वाजी लीनियर पे, फोर्थ। इसका जो होता है बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन, अरे हाँ, बिग ऑफ एन। तो व्हेन ईच, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, the algorithm is said to have a causal time complexity when each operation in the input data has a time complexity। मतलब जितना भी, मतलब मान लो कि एक भी जो एक इनपुट डेटा है तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग को लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाना है। दो एलिमेंट को सॉर्ट करने के लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सॉर्टिंग एरे में जो सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है इसमें जो ज्यादा लाइक हीप सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, या फिर क्विक सॉर्ट हो गया, ये सब में जो है ज्यादा जो है ये दिखता है। तो इसका जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और इसको, और जो भी मैं यहाँ पे जो सॉर्टिंग, या फिर देखो जैसे कि मैंने लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, एरे, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब मैं आगे के वीडियोस में समझाऊंगा। ये बस मैं एज आइडिया देने के लिए, वहां पर भी मैं निकाल के बताऊंगा कि कॉजल लीनियर क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हो गया। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे मतलब गलत बन गया, ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर चल जैसे जाता है। तो ये हो गया कॉजल लीनियर। अब हम लोग आते हैं अब हमारे फिफ्थ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, विच इज क्वाड्रेटिक। तो उसमें होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक। नाउ an algorithm is said to be have a quadratic time complexity when the running time increases non-linearly, uh, non-linearly with with increase in input size, with increase in input size, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया। मतलब मैट्रिक्स भी जो बनता है हम लोग एरे का यूज ही करके बनाते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों जो होता है ये होता है। बबल शॉर्टिंग ये भी एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये सब जो है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो होता है टाइम काउंटर वही जो होता है ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, जो एन स्क्वायर का जो होता है वही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका नाम ही है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर।
exponential time complexity. An algorithm is said to have an exponential time complexity when the growth with each addition to the input data set. यहाँ पे ये हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ले लूँ रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज। फिर जो होता है, देखो फिबोनाची सीरीज तो हम लोग को पता ही क्या होता है। उसको जब हम लोग रिकर्सिवली कॉल करें, तो ये जो भी होता है जनरल, ये जो होता है क्वेश्चन, सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी सॉल्व करने के लिए जो होता है फिबोनाची सीरीज जो होता है हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब कंट्रोल प्लस वी, इसको थोड़ा ऊपर ला। डन। इसका जो होता है वो होता है कुछ यहाँ पर एस एस टू पावर जीरो, तो यहाँ पर वन हो जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं है तब भी यहाँ पर कुछ ना, यहाँ पर ऐसे जो है हम लोग का जो बढ़ते रहता है। तुम एक चीज नोटिस, फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, factorial. An algorithm is said to have a factorial time complexity when the running time grows in a factorial way based on the size of the input data. यहाँ पे ये जो हो गया, तो यहाँ पे ये जो होता है, तो बेसिकली जब हमारे फैक्टोरियल वे में जो होता है बढ़ रहा होता है नीचे ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझो कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा होता है, मतलब किसका क्या, देखो बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, big of n, big of n log n, big of n square, big of 2 to the power n, और फिर उसके बाद बिग ऑफ एन फैक्टोरियल। ओके, देखो जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो औसत से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है खराब होते जाता है, मतलब ज्यादा टाइम लेने लगता है रिलेटिवली। लाइक जो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हम लोग का एक फिक्स्ड होगा, लेकिन इनपुट साइज से फिक्स होता है। मतलब अगर लार्ज इनपुट मिले तो हम लोग को फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है हम लोग का 10, तो 10 आ रहा है, तो अगर हम लार्ज दे तब भी 10 आएगा, स्मॉल दे तब भी 10 आएगा, तो रिलेटिवली अच्छा है। लेकिन लॉग एन में जो होता है बाकी समय बढ़ रहा है, तो इसे बढ़ते रहता है। लॉग एन में थोड़ा धीरे बढ़ता है, बिग ऑफ एन में और धीरे बढ़ता है, बिग ऑफ एन लॉग में और थोड़ा, बिग ऑफ लॉग एन में जो होता है धीरे बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा रिलेटिवली और तेज बढ़ता है, और तेज बढ़ता है। और ये भी हम लोग जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, हम लोग एक लार्ज डेटा सेट के लिए ही देखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग जो इसको चेक करते हैं कोई भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक लार्ज डेटा सेट के लिए ही चेक करते हैं। ऐसे लाइक मिलियंस में जो डेटा हमारे आते हैं, लाइक थाउजेंड्स मिलियंस में आते हैं, उन लोग के लिए चेक किया जाता है, सो डैट कि हमारा जो एल्गोरिदम है थोड़ा और फास्ट बन जाए और हम लोग बेटर चॉइसेस ले पाए। So, thank you guys. Do like, share, and subscribe.